नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड के गैरसैंण विधानसभा में साल 2021 का बजट पेश किया जाना है। अब से कुछ ही देर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सदन के पटल पर बजट रखेंगे। करीब 57,000 करोड़ रुपए का ये बजट होगा, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं इस बार हो सकती है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और इसलिए माना जा रहा है कि कई नई योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। साथ ही युवा और महिलाओं को फोकस करते हुए भी इस बजट में बहुत कुछ योजनाएं लॉन्च की जा सकती हैं। चुनाव से पहले आ रहे इस बजट में लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं गैरसैंण को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। पिछले साल के बजट की बात करें तो पिछले साल बजट सत्र में ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था और अब इस बार सरकार के आखिरी बजट से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि गैरसैंण को लेकर और कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, खासकर तब जब ये जो शब्द है, ये जो जगह है, ये बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे में फिट है। गैरसैंण विधानसभा में बजट पेश किया जाना है। थोड़ी देर बाद ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे और इस बार जो बजट का आकार होगा वो 57,000 करोड़ रुपए का होगा और इस बजट को पेश करेंगे और जो बहुत महीन जो मुद्दे हैं उनका ध्यान रखा जाएगा इस बजट में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। खासकर बात महिलाओं की करें, किसानों की करें, युवाओं की करें, तो इन सबके लिए इस बजट में खास होने की उम्मीद है। और बजट से पहले विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। हम आपको बता दें कि इस आर्थिक सर्वेक्षण की जो बड़ी बातें हैं, साल 2018-19 की तुलना में साल 2019-20 में जीडीपी में 4.30% की वृद्धि दर्ज की गई। विकास दर 5.77 से घटकर 4.30% पर पहुंच गया। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, वहीं 1,91,450 से बढ़कर 2,02,895 हुई है। 2020 दिसंबर तक जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के जरिए राजस्व संग्रह 6,272 करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि जीएसटी कलेक्शन बीते साल से 6% ज्यादा रहा है। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे व्यवसाय व्यापार बंद पड़े थे। बावजूद इसके जीएसटी कलेक्शन में बीते साल 6% ज्यादा टैक्स की वसूली हुई है। जीएसटी में कुल 1,81,000 व्यापारी रजिस्टर्ड हुए। पेट्रोल, डीजल, शराब से राजस्व में 6% गिरावट दर्ज की गई है। इसके राजस्व में 2020-21 में ऋणात्मक आर्थिक विकास दर अनुमानित जो है वो स्टाम्प और रजिस्ट्री के राजस्व में 13% की कमी। वहीं अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 10% देखने को मिला है। कोरोना के चलते आर्थिक गतिविधियों पर काफी असर और इसका भी जिक्र किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। कोरोना से चरमराया टूरिज्म व्यापार, जो सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना का देखने को मिला है, टूरिज्म व्यापार में देखने को मिला। 2020 में चारधाम यात्रा पर आए महज 3 लाख यात्री, जबकि पीडीएस के तहत प्रदेश में 22,92,465 कार्ड धारक हैं। फलों में सबसे ज्यादा नाशपाती का उत्पादन हो रहा है, इस बात का भी जिक्र है। राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। राज्य गठन से अब तक वन क्षेत्र में 1161 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 8,02,700 बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए हैं बीते साल। तो 625 बड़े मंदिरों में देव भोग प्रसाद योजना लागू किया गया है। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, थोड़ी ही देर के बाद उत्तराखंड का बजट पेश होगा। इस सरकार का ये आखिरी बजट है और अगले साल फिर जाना है अब इलेक्शन में, तो उससे पहले, इलेक्शन से पहले का ये बजट, कौन कौन से मेन मुद्दे इसमें हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा आखिरी बजट है बीजेपी सरकार का, और किसी भी सरकार के लिए बड़ा क्रूशियल बजट होता है जो उनका आखिरी बजट होता है, क्योंकि उसमें वो जितना चीज ऑफर कर सकते हैं वो एक तरीके की वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो सकती है, वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश हो सकती है। मुझे लगता है कि महिलाओं पे सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। अभी हाल में आप देखिए कि जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज में जो को ओनर, मतलब
अगर कोई पुरुष मेंबर घर का ओनर है, उसके साथ महिला का ऑटोमेटिकली नाम, उसके परिवार की महिला का नाम को ओनर के तौर पर जुड़ जाएगा। ये एक बड़ा फैसला था। तो इससे मिलते जुलते महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हो सकती हैं, उसको मुझे लगता है कि इस तरीके के इंडिकेशन भी है कि सरकार उसमें ज़्यादा फोकस करेगी, वो ज़्यादा देखेगी। इसके अलावा जो यंगस्टर हैं, देखिए बेरोजगारी का मुद्दा देश भर में भी है, उत्तराखंड में भी है, खासकर उत्तराखंड क्योंकि ये पहाड़ का पूरा जिला स्टेट है, और यहाँ पे वैसे भी जॉब्स की, इंडस्ट्रीज की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। सरकारी जॉब्स की तरफ देखते हैं, छोटे काम धंधों की तरफ देखते हैं, उस दिशा की ओर मुझे लगता है कि कुछ इसमें सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। और खास बात यह है, देखिए ठीक एक साल पहले, आज 4 मार्च है, 4 मार्च 2020 को, जो आज गैरसैंण जहां ये समर कैपिटल घोषित की गई थी, आज वहां विधानसभा का ये लास्ट सेशन चल रहा है बजट का, और वहीं पर बजट पेश किया जाएगा। ठीक एक साल हो रहा है जब गैरसैंण को घोषित किया था समर कैपिटल। समर कैपिटल में लास्ट ईयर घोषित की गई थी 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि, ताकि उसको डेवलप किया जा सके। मुझे लग रहा है गैरसैंण को स्पेसिफिकली लेके भी कुछ घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं अपने बजट में। ये कुछ मोटा मोटा लेखा जोखा होगा, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। गैरसैंण एक बड़ा पॉलिटिकल इशू भी रहा उत्तराखंड के लिए, और वो भी तब जब कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, अनुपम जी, कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि बीजेपी की मौजूदा सरकार ने गैरसैंण के लिए तो कुछ किया ही नहीं, है ना। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, वहां पर जो काम हुआ वो कांग्रेस ने ही कराया है अब तक। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीएम लाइव। इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल साइट के जरिए। इस वर्ष एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, और इस वर्ष की जो थीम है वो आपदा प्रबंधन पर है। हम इस सप्ताह को, जो 4 से और 10 मार्च तक देश भर में मनाया जा रहा है, आपदाओं से हम सबक सीखें और उससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस पर चिंतन मनन होगा। इस अवसर पर मैं तमाम अपनी एजेंसियों को जो सुरक्षा में लगी हुई हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। किया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और उम्मीद हम जता सकते हैं कि आज जब बजट पेश करेंगे तो उसमें भी कुछ इस तरह की रूपरेखा होगी कि आखिर आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड, जहां पर आए दिन आपदा के प्रकोप देखने को मिलते हैं प्राकृतिक, तो और किस तरह से मजबूत किया जा सके तंत्र को। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिक्र किया आपदा प्रबंधन का। 2 यहां पर अहम मुद्दे हो जाते हैं। पहला ये कि हम ऐसा कौन कौन सा स्टेप उठाएं कि उत्तराखंड पर जो आपदा आती है उसकी रफ्तार कम हो जाए, या फिर वो शून्य हो जाए, खत्म हो जाए। और दूसरा, अगर आपदा आती भी है तो रिस्पॉन्स टाइम और कम और मजबूत कैसे हो। ये 2 अहम बिंदु है। क्या इसे लेकर भी आज बजट में बहुत कुछ हो सकता है? देखिए, क्या है कि उत्तराखंड या किसी भी प्रदेश के लिए जो जिस तरीके के नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जो देवी आपदाएं आती हैं, उसमें तो किसी का बस नहीं है। लेकिन पहाड़ी राज्यों के लिए एक बड़ी मुसीबत ये हो जाता है कि किस तरीके से वो जो भी कभी ऐसी घटना हो तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स सिस्टम फास्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इस साल चमोली की भी घटना हुई है और सर्दियों में एकदम इतनी बड़ी आपदा आ गई थी, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, क्योंकि ये सीजन नहीं होता आपदा का। और इसमें जिस तरीके से पूरा फ्लैश फ्लड आ गया था वहाँ पे रिवर में, और कई लोग उसमें मर गए थे, तो उससे कहीं ना कहीं सबक सीखा होगा और एजेंसीज ने और देखा होगा कि किस तरीके से रिस्पॉन्स सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हो सकता है कि बजट में ऐसा कुछ प्रावधान हो कि ताकि जो एजेंसीज हैं जो इस काम में लगती हैं, उनको किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या उनके क्या सुविधाएं इस तरीके से दी जाएं, क्या कुछ नई और तंत्र खड़ा करने की जरूरत है, उस दिशा में काम हो सकता है। देखिए, जब ये बीच में चमोली का हादसा हुआ तब एक इस तरीके की भी डिबेट आई कि भाई यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों में, तो ग्लेशियर्स की स्टडी, लगातार उनकी मॉनिटरिंग कि वो कितना पिघल रहे हैं, क्या कहीं उनसे कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती, इसको लेके पूरा एक तंत्र होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इस तरीके की भी बातें आई। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि बजट में हो सकता है कि इसको लेके थोड़ा फोकस हो
और थोड़ी सी बहुत चीजें इसमें आप इसके इर्द गिर्द बिल्कुल। घूमें। और जब जो खुद दूसरी बात आपने सीएम कही, इस बात का जिक्र कर रहे ये एक हैं बड़ा बजट मुद्दा है पेश कि करने से ठीक पहले, तो ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। अनुपम जी, एक और जो बहुत अहम मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, वो पलायन की समस्या है। हमने देखा अभी कोरोना काल में बहुत कुछ कदम उत्तराखंड सरकार की ओर से उठाए गए कि किस तरीके से पलायन को रोका जाए और जो लोग लौट रहे हैं उत्तराखंड अपने गांव में, वो फिर बाहर ना जाएं। ऐसे कई कदम उठाए गए, तो इस बजट में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। देखिए, पलायन आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से स्टेट बना था, इनफैक्ट जब से हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ये पहाड़ी राज्य, और जब उत्तर प्रदेश से अलग हो गए राज्य बना, तब से पलायन का मुद्दा है कि ताकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं कम से कम यहाँ रह के काम धंधा ढूंढे। लेकिन अभी जब पिछले साल जब कोविड हुआ, उत्तराखंड से लोग बाहर जाते थे, वो लौट के अपने स्टेट में आए, और स्टेट में आने के बाद सरकार की एक कोशिश रहेगी कि उनको किसी तरीके से यहीं रोकें, उनके लिए क्या नया काम धंधा हो सकता है। तो स्वरोजगार की तरफ सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। जो छोटी छोटी स्कीम्स हैं, छोटे छोटे काम हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व रहें, जहां अपने गांव के आसपास रह रहे हैं, किस तरीके से वहां पे मार्केटिंग का नया तंत्र खड़ा हो सके, किस तरीके से वो अपना सामान बेच सके, एक्सपर्टीज जो वो सीख के आए हैं उसको वहां इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि इस बजट में, आज के बजट में किस तरह से सभी चीजों को शामिल कर पाती है सरकार। सूर्यकांत धस्माना, उपाध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, आज बजट पेश करने वाली है बीजेपी की सरकार, मौजूदा उत्तराखंड सरकार, आखिरी बजट है इस कार्यकाल का, कितनी उम्मीदें आपको? देखिए, उम्मीदें तो राज्य की जनता जिस प्रकार से, जिस दौर से गुजर रही है, प्रदेश की जनता, वैसे तो पूरे देश की जनता, लेकिन उत्तराखंड में हम फोकस करें तो उत्तराखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना काल में 12.5 लाख हमारे यहाँ बेरोजगार नौजवानों की संख्या पहुंच गई है। उत्तराखंड 22.3 की बेरोजगारी दर लेकर के पूरे देश में सबसे ऊपर के पायदान में है, इस समय नंबर 1 में है। मुख्यमंत्री जी की कोई उपलब्धि रही हो ना रही हो, लेकिन उत्तराखंड पहले नंबर के पायदान में पहुंचा दिया है बेरोजगारी के मामले में इस सरकार ने। राज्य में बेरोजगार नौजवान तलाश कर रहा है, उसको पिछले 4 वर्षों में लगातार उसकी आंखें पथरा गई, लेकिन सरकारी विज्ञप्ति उसको नजर नहीं आई किसी भी विभाग की। आप आश्चर्यचकित होंगे कि पिछले 4 सालों में एक बार भी पुलिस की भर्ती नहीं निकली। उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से लेकर अब तक जो एलोकेशन है पुलिस का, चाहे सिपाही का हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे इंस्पेक्टर का हो, ये एलोकेशन थानों में 60% से ज्यादा कहीं नहीं है। जितना एलोकेशन होना चाहिए था उसका 60% है। 40% उसका डेफिसिट सरकार है। तो कह रही है कि हमने कोरोना काल में भी लोगों को नौकरी दी है। जो लोग बाहर पहले काम करने जाते थे, जब कोरोना काल में अपने गांव लौटे तो हमने उनको गांव में ही काम देने की व्यवस्था खड़ी की है। ये सरकार के दावे हैं। एक बात और, 57,000 करोड़ ये आकार इस बार बजट का रहने वाला है। इस आकार को लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ी चुनौती होगी, जो वायदे होंगे वो चुनावी वायदे होंगे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, पिछले 4 साल का देखिए, किसी का भी आप रिकॉर्ड देखते हैं तो उसकी जो पुरानी आम शौहरत होती है, जो उसका कंडक्ट होता है, 4 वर्षों में सरकार का अगर आप कंडक्ट देखेंगे तो प्रदेश के अंदर हमारा चाहे टैक्स कलेक्शन हो, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हो, रेवेन्यू कलेक्शन जिस तरह से डिप हुआ है, जिस तरह से नीचे गया है, हमारे प्रदेश के अंदर इस समय हालात ये हैं कि खजाना खाली है और राज्य की सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही है। 5-5 महीने से हमारे राज्य के कई विभाग ऐसे हैं। हमारा परिवहन विभाग आप ले लीजिए, परिवहन विभाग में 5-5 महीने तनख्वाह लोगों को नहीं मिली। आप लगाइए, कोरोना काल में इतनी मुश्किल में जब पूरे लोग थे और सरकार तनख्वाह नहीं दे पाई, जो यहाँ पर हमारे अनुदान वाले, हमारे चाहे इंटर कॉलेजेस हो, चाहे डिग्री कॉलेजेस हो, हमारे शिक्षा विभाग में शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दे पाए। पूरे राज्य की माली हालत खराब है। अब आप 57,000 करोड़ की जगह आप 1,57,000 करोड़ भी कर दें, योजना का आकार बनाने से नहीं होगा।
पैसा लेकिन जब तक नहीं होगा, सूर्यकांत जी ये तो केंद्र बीजेपी सरकार कह ने रही जो है जी, सूर्यकांत जी ये तो बीजेपी और सरकार कह रही है कि पहले से हमें ये जो कर्ज है ये पहले की सरकार ने ही हमें दिया है, और पहले भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता था, अब तो हमने स्थिति को थोड़ी सही किया है, दुरुस्त किया है। अनुपम जी के पास चलूंगी। अनुपम जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो रहेगी कि कर्ज पहले से, घाटा पहले से, फिर इतना बड़ा जो बजट का आकार होगा उसके मायने क्या हो, आम पब्लिक को फायदा कैसे हो? देखिए, उत्तराखंड के साथ हमेशा आयरनी रही है कि यहाँ पे जो कमाई के साधन है स्टेट के पास वो बड़े लिमिटेड रहे हैं, इसलिए हमेशा खुली मार्केट से पैसा उठाती है गवर्नमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेती है। 50,000 ज़्यादा 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा स्टेट पे अभी है, ये दूसरा सवाल है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि जो सूर्यकांत जी कह रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि रेवेन्यू जो है स्टेट का घटा है, उसकी वजह सरकार ने आज दी है। जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें बताया है कि भाई पिछले साल तो इतना कोविड था, पूरे देश दुनिया में कहीं कारोबार नहीं हुआ, तो हम अकेले कहां से बढ़ा लेते, तो जाहिर है कि पूरे देश में गिरा है तो हमारे वहां भी गिरा है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है, आप देखेंगे मेनका, ये कहते हैं कि हमने जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है स्टेट का, मैं फिगर पढ़ रहा हूँ, 6,272 करोड़ है, यानी कि ये अच्छा खासा है और 6% ज्यादा है उसके पहले साल से। लेकिन जब टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं चल पाई पिछले साल, उसके बावजूद इतना जीएसटी कलेक्शन अगर कर पाया है स्टेट, तो मुझे लगता है अचीवमेंट है। और खासकर जैसे इन्होंने कहा कि अगर बजट का एलोकेशन बड़ा होता है, इसका मतलब कि कई नए क्षेत्रों को सरकार नया पैसा एलोकेट करने पे सोच रही होगी। जी, सूर्यकांत जी से भी जान लेते हैं। सूर्यकांत जी, बीते साल कोरोना, एक पेंडेमिक, और उस बीच भी जब बहुत सारे रोजगार बंद थे, टूरिज्म पर तो सबसे ज्यादा मार पड़ी, और तब भी 6% से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। इसे आप उपलब्धि मान रहे हैं, वो भी उस प्रदेश में जहां पर कमाई के सोर्सेज बहुत कम। नहीं, मैं इसे उपलब्धि नहीं मानूंगा। देखिए, जीएसटी कलेक्शन का वो फॉर्मूला जो है, वो आप अगर उसको पूरा इन टोटलिटी देखेंगे तो राज्य को पूरे प्रदेश के अंदर जो टैक्स रेवेन्यू, आप पूरा रेवेन्यू देखिए ना, आप केवल जीएसटी को मत देखिए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हम लोग तो अभी केंद्र की जो प्रतिपूर्तियां हैं उसके ऊपर निर्भर हैं। अगर कल आने वाले समय में केंद्र की प्रतिपूर्तियां जब बंद होंगी तो राज्य, हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हम लोग तो जीएसटी में लॉस ही लॉस में है। राज्य में बेशक कलेक्शन बढ़ेगा क्योंकि वो अभी जीएसटी का धीरे कलेक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन सवाल यह है जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से राज्य को क्या लाभ हो रहा है। राज्य के अंदर जो रेवेन्यू के नए साधन होने चाहिए थे, राजस्व प्राप्तियों के लिए जो नए संसाधन आपको विकसित करने चाहिए थे, आप सरकार को ये लगाइए कि पूरा हमारा चारों धाम ये बिल्कुल पूरी तरह से ठप रहे। जी सूर्यकांत जी, लेकिन उसकी तो वजह बता रहे हैं ना, उसकी वजह बता रहे हैं, कोरोना काल, कोरोना संकट, जिसमें सब पर असर पड़ा, पूरे देश और दुनिया पर असर पड़ा। तो आखिर क्या होगा त्रिवेंद्र के पिटारे में, ये एक बड़ा सवाल है। थोड़ी देर के बाद उत्तराखंड सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा और गैरसैंण विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ मौजूद है। सूर्यकांत जी, आपसे पूछती हूं कि अगर आपकी सरकार बजट पेश कर रही होती मौजूदा हालात में, तो किन किन सेक्टर्स को प्राथमिकता देते आप? नहीं, मैंने कहा देखिए, जो हालात वर्तमान में इस राज्य करने की कोशिश करेंगे। युवा महिलाओं पर योजनाएं ला सकती है सरकार, और जैसा कि खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थोड़ी देर पहले फेसबुक लाइव के जरिए जो जिक्र किया, जो बात की, वो उन्होंने प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया और ये कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें प्राकृतिक आपदा जो अब तक बीती है उत्तराखंड पर, उससे हम सबक लेते हुए और आगे कोशिश करें कि ऐसी आपदाओं का सामना न करना पड़े, और अगर आपदा आती है तो वहां पर हमारा रिस्पांस टाइम ज्यादा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और उस पर भी काम करेगी सरकार। तो ऐसे में लगता है कि बजट में उसका भी खास जिक्र होगा। गैरसैंण को लेकर भी आज के बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। एक साल पहले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही किया था, बजट सत्र के दौरान ही किया था, और उसके लिए पैकेज का भी इंतजाम किया गया था बजट में। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि यह पैकेज और बड़ा हो सकता है और गैरसैंण के विकास को फोकस में रखा जा सकता है। सूर्यकांत धस्माना जी के पास चलेंगे। सूर्यकांत जी, आप होते तो कैसा बजट पेश करते?
नहीं, देखिए मेनका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस बजट में जो राज्य का सबसे ज्वलंत सवाल है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। दूसरा ज्वलंत सवाल है राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं जो बिल्कुल जर्जर हैं इस समय। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपदा का जिक्र आपने किया, अभी आपने देखा जोशीमठ में ऋणी गांव में जो आपदा आई और धौली गंगा में एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट बहा है, आज की तारीख तक वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, वहां पर लोगों को मतलब बचाना तो अब संभव नहीं है कि इतने दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद जी। तो ये सीधे हम आपको विधानसभा के अंदर लिए चलते हैं। विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बजट पेश होना है। गैरसैंण विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है इस बार। उत्तराखंड सरकार का ये बजट 2021 है। तो वह ग्राम पंचायत से योगी लेता है और वो कई बार गिरफ्तारी करता है, कोई काम करता है तो क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में उसका बताया बचा होता है। हमने वर्तमान किया, सरकार ने वर्तमान किया कि चाहे क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसको। सूर्यकांत जी, माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। आप बता रहे थे कि किन किन सेक्टर्स को ध्यान में रखना है, खासकर आप जिक्र कर रहे थे अभी आपदा का और बेरोजगारी का। जी, निश्चित तौर पे देखिए 22.3 की दर से उत्तराखंड इस समय पूरे देश में सबसे पहले पायदान में है बेरोजगारी के मामले में। पिछले 4 वर्षों में जो बेरोजगार नौजवान 2017 से उम्मीद लगाए हुए था कि राज्य में जितने सरकारी विभाग हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के सापेक्ष जैसा कहा गया था कि उसमें भर्ती होगी, लेकिन आप देखें पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नहीं हुई। 5500 नर्सेज होनी चाहिए जो यहाँ पर पॉपुलेशन है उसके अनुसार, उसका जो रेशो है, लेकिन हमारे पास केवल 1500 नर्सें हैं। हमारे पास जो वहां पर वार्ड बॉयज होने चाहिए थे, 1500 वार्ड बॉयज हमारे पास राज्य में होने चाहिए थे, जिनकी संख्या केवल 250 है। इसी प्रकार से लैब टेक्नीशियंस हैं, इसी प्रकार से डॉक्टर्स की स्थिति है। क्योंकि बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से कोई है नहीं, ये सवाल इसलिए आपके सामने मैं रख रही हूं। बीजेपी का कहना है, मौजूदा सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बहुत बदतर मिली थी उन्हें, और मौजूदा सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। वहां पर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किया गया है, नर्सेज की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किया गया है। तो उनके इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेनका, अगर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होती तो राजधानी देहरादून में पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में एक महिला उत्तरकाशी की 1 सप्ताह तक जिसको पलंग नहीं मिला, बेड नहीं मिला और सड़क जमीन पे पड़ी रही, जमीन में पड़ी रहने के कारण 1 सप्ताह बाद जब उसका प्रसव हुआ तो जच्चा और बच्चा दोनों मर गए। इसी प्रकार की घटना मसूरी में हुई। अस्पताल के गेट में ताला लगा हुआ था और हॉस्पिटल में ताला लगा होने के कारण समय पर गर्भवती महिला को इलाज न मिलने के कारण वहां पे बच्चे की मौत हो गई। अभी एक प्रकाश में आया, गोपेश्वर से हायर सेंटर रेफर किया गया गर्भवती महिला को। जब वो रुद्रप्रयाग पहुंची, उसको लेबर पेन हुआ, उसको बस के ड्राइवर ने नीचे उतार दिया। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है कि अगर कुछ मामलों को छोड़ दें, इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दें, तो पूरे कोरोना काल में उत्तराखंड के अलग अलग हॉस्पिटल्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ऐसी व्यवस्था वहां पर की गई कि हॉस्पिटल जो सक्षम हो सके मरीजों के इलाज के लिए। सूर्यकांत जी, इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।